अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसा कि कल की गुफ्तगू में ये अर्ज़ किया था कि आज डॉक्टर असगर कादिर साहब का जो इंटरव्यू काफ़ी साल 20 साल पहले जब वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के सदर थे, सदर शोबा, तो उस वक्त उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप साइंस और साइंटिफिक थॉट के हवाले से हमें कुछ चीज़ें आपसे रिकॉर्ड करनी हैं। तो उन्होंने खैर वक्त भी दिया, बात भी हुई, लेकिन जहाँ वो बात शुरू हुई तो उन्होंने बड़े रियलिस्टिक वे में इब्तदाई यहाँ से की कि साइंस को तो साइंस की खिदमत होनी चाहिए, साइंस को आम होना चाहिए, लेकिन साइंस को पाकिस्तान में या दुनिया के किसी मुल्क में उस तरह से ख़तरा नहीं है जिस तरह और जिस हद तक हिस्ट्री को और सोशल साइंसेस के बाज़ डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज़ जो हैं उनको जो ख़तरा है या जो जिस तरह उनको मसख़ किया जा रहा है। तो जैसे वो सेव द चिल्ड्रन होता है तो वो कहते हैं सेव द हिस्ट्री की तरह की कैंपेन की इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि हिस्ट्री को गैर महसूस तौर पर उसमें दखल अंदाजियाँ शुरू हुई, उसको डिस्टॉर्ट करना शुरू किया गया और वो डिस्टॉर्शन चलते चलते अब इस हद तक आ गई है कि वो चीज़ें इस वक्त आपकी तारीख़ का हिस्सा बन चुकी हैं और वो एक मुस्तनद और एक सरकारी तारीख़ के तौर पर पढ़ाई जा रही है, जो वो बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र न था। तो अब बात उनकी बिल्कुल बजा और दुरुस्त थी, लेकिन इसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन बहुत से लोगों ने आवाज़ उठाई भी है, बात की भी है, काम भी करते रहे हैं। डॉक्टर मुबारक अली स्टिल हैं वहाँ पर। मैंने जब वो एक किताब वहाँ संग मील पब्लिकेशंस ने दोबारा छापी, तहकीकाती अदालत की रिपोर्ट, जो किसी ज़माने में तो छपी थी वहाँ पाकिस्तान से, लेकिन उसके अंदर फिर एक हिस्सा जो था वो उसमें स्टिल काफ़ी अरसा वो नायाब रही पाकिस्तान में। बहुत लंबे अरसे के बाद वो दोबारा छपी 2010 के बाद। तो उसके जो फ्लैप पे लिखने वालों में डॉक्टर मुबारक अली साहब ने लिखा कि मेरी राय में ये किताब सिलेबस का हिस्सा होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में जाके और तलबा के लिए। अब अगर वो वाकई सिलेबस का हिस्सा बनाई जाती तो सवालात भी उठते, फिर उन पे बात भी होती और उसको एक की बजाय कई दफ़ा वहाँ तलबा पढ़ते और फिर वो पूछते कि जनाब आप जो आज हमारे माई बाप बन के बैठे हुए हैं हमारे सरों के ऊपर, आपकी जो ओरिजिन है वो तो ये हैं। यानी ये कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं कहीं पे। लाइब्रेरियों में भी अवेलेबल हैं, नेशनल आर्काइव्स ऑफ पाकिस्तान में भी ये अवेलेबल हैं, पुराने अखबारात जो हैं वो भी संभाल के अभी तक रखे हुए हैं। लेकिन जिस तरफ अब चल पड़ी है सूरत हाल पाकिस्तान में, मुझे तो ये ख़तरा है कि वो जो किसी ज़माने में सुना जाता था कि वो लाइब्रेरियों को आग लगवा दी और किताबें जलवा दी और कुतुब खाने ये कर दिए और वो कर दिए, तो जिस तरह की इस्लामाइजेशन का एक नया रिवाइवल अब परवेज़ इलाही और पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया है और जिस तरह वो उसमें प्राइड ले रहे हैं, उनकी बिल्कुल उसमें ये वाज़ेह नज़र आती हैं, नीयतें दिखाई दे रही हैं कि वो जा किस तरफ रहे हैं और ले जाना कहाँ चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। बात ये है कि जैसे भुट्टो ने अपने ज़ाती सियासी मफाद की खातिर जुमे की छुट्टी और शराब पर बारों पर पाबंदी से बात शुरू की थी और वो लग गई, लेकिन उसमें उन्होंने अपने लिए वे आउट रखा हुआ था कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स ने पीनी है या प्राइम मिनिस्टर ने पीनी है या इन्होंने कुछ शुगल करने हैं, तो बात यह है कि जब किसी वज़ीर, वफाकी वज़ीर या जिन्होंने जाके तो ये एसपी और आईजी लगाने होते हैं, जिनके दस्तखतों से इनकी फ़ौरन ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होनी है, उनके घरों और उनके फार्म हाउसेज में ये सारा तमाशबीनियाँ चल रही होंगी तो उनको पकड़ेगा कौन? लेकिन
उसमें दो डिवाइड्स बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। एक इस तरह की प्रेरोगेटिव और इस तरह की सहूलतों का हैव्स तबका, और दूसरा नॉट हैव्स तबका। अब होता क्या है कि वो जो हैव्स वाला तबका है, जिनके पास ये सारे बैक डोर बल्कि फ्रंट डोर, लेकिन कोई हाथ ना डाल सके जिस फ्रंट डोर पर, वो ऑप्शंस मौजूद होते हैं उन सारी हराम तोपियों के जो जिनको इन्होंने बज़ाहिर बैन किया होता है। तो वो जो दूसरा तबका है उसको नॉट हैव्स को ये फिर इस्लाम, दीन, तहजीब, मज़हब, शरीयत, ये चीज़ें लेके चल पड़ते हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए। उनमें से एक नॉट हैव्स में से जो पिसा हुआ तबका है, जो इनके वो जैसे वो कहते हैं बिरयानी की प्लेट पे वोट देने वाला, वो तो आ गया इनके काबू में, और उसका नाम ये रखते हैं 22 करोड़। ये है 22 करोड़ की असल हकीकत। जब ये कहते हैं ना कि 22 करोड़ फजलुर रहमान कहे, या ये नवाज शरीफ की तरफ से, या मतलब नून लीग की तरफ से ये बात आए, या फॉर दैट मैटर हुकूमती पार्टी और इमरान खान और जहांगीर तरीन जो 22 करोड़ का नाम लें, या कोई भी, उनकी 22 करोड़ से मुराद वो एक इंतहाई पिसा हुआ तबका है जो किसी भी वजह से इनको इनके बुलाने पे या आ जाता है या आ जाना उसकी मजबूरी बन चुकी है। और एक तीसरा उसमें उनका भी रुझान है कि चूंकि एहसास महरूमी इतने बड़े लेवल पर आम कर दिया है, इतनी तफसील के साथ एहसास महरूमी को आम कर दिया गया है पाकिस्तान में, कि वो फिर कहते हैं कि अच्छा इसी बहाने से ही, यानी ये फिर इनके सिर्फ अन्नदाता नहीं बनते, ये इनके वो आका बन जाते हैं कि जिनके साथ चिमट के या जिनका हवाला दे के वो अपने आप को मोतबर समझते हैं। लेकिन चलें, अगर वो कोई लोग होते सियासतदानों में, अगर कहा जाए कि मिराज मोहम्मद ख़ान या इस तरह के, या इवन डॉक्टर मुबशर हसन या इस तरह के कुछ लोग इस पाए के और इस टाइप के, साहबजादा फ़ारूक अली ख़ान थे, या इवन आजकल भी मैंने कई दफ़ा जिक्र किया है सैयद ज़फ़र अली शाह का है, या अभी नून लीग में से शफ़कत साहब हैं, अब वो कहीं बैठे हुए भी हों तो पता लगता है कि चलो एक पढ़ा लिखा एक मुतदय्यन मिजाज बंदा है, और इसको डिमोट होने के लिए और गिरने के लिए भी इस लेवल के बंदों ने एक सतह रखी होती है, उससे नीचे नहीं गिर सकते। लेकिन अगर आपके पास जो सामने ऑप्शन है वो हो, मतलब तलाल चौधरी टाइप हों, जिनकी और इवन उस लिहाज से तो ये भी देखा जाए कि ये परवेज़ खटक हैं मसलन, क्या क्रेडेंशियल्स हैं, वज़ीर दिफा ज़रूर हैं लेकिन क्रेडेंशियल्स क्या हैं, इधर पीपल पार्टी के साथ भी नज़र आ रहे हैं, उधर भी नज़र आ रहे हैं। ये तो खैर इनकी आम वतीरा है। अर्ज़ करने का ये मकसद है कि हमारा जो सियासतदान है उसने एक ग्रेसफुलनेस को घुट के नहीं पकड़ा हुआ, वो उसके साथ नहीं चिमटा हुआ, वो उस वक्त फौरी तौर पर अपना एक, यानी आज वो अवाम के लिए खिदमत के मैदान में कूद कर उसी सिमाही के अंदर अपना स्टेटस मांगता है। उसी सिमाही के इख्तिताम तक उसको झंडे वाली कार चाहिए, और द मोमेंट कि उसको ये सारा वो मतलब उसको अफिशिएट कर दिया जाता है, उसी वक्त उसकी जान को भी ख़तरा हो जाता है, उसी वक्त उसको 20-20 किस्म के गार्ड्स भी चाहिए, और फिर ये अपना मकाम तय करते हैं अपने मोटरकेड्स की गाड़ियों की तादाद और उसके काफ़िले की लंबाई, और कितनी देर तक इनके खातिर पब्लिक को रोके रखा गया, कितनी देर तक इनकी खातिर एम्बुलेंसों को एक्सेस नहीं दी गई, कितने उन जगहों पे मरीज़ जो हैं वो जलील होते रहे इनके मोटरकेड्स की वजह से। ये तो इनकी अप्रोच है। इनको वो फ्लैग कार और नीली लाइट ये मिल जाए, उसके बदले में इनको चाहे किसकी कासालेसी करनी पड़े। मैंने पिछली दफ़ा अर्ज़ किया था पिछले प्रोग्राम में भी कि ये जो है ना, ऐसे नहीं है कि वो हायरिंग के लिए निकलते हैं आर्मी वाले, तो इनको ज़बरदस्ती अगवा करके तो बिठा के कहते हैं कि इत्थे बह वो तुसी साडे सियासतदान बनो। ये खुद बिकने के लिए, अपनी सर्विसेज पेश करने के लिए सारी पार्टियों में से आप ढूंढ लें, वो तैयार होते हैं। जो कोई एक आध है कि जिसको मतलब जैसे वो उस दिन ख्वाजा आसिफ की तकरीर पे, तो उन पे फिर पर्चे होते हैं, उनको तो हिने रसालत का सामना करना पड़ता है। राणा सनाउल्लाह बोलेगा
उसको भी तो हिन रसालत का उन्होंने फतवा दे दिया था। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर पड़ा कि वो चूँकि वही राजपूतों वाला जो एक स्टाइल है और फैसलाबाद में ज़्यादातर आके बैठे हैं इसी एरिया में राणे, तो उसने सिंपल आगे से ये कह दिया कि वो जी माफ़ी मंगन। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ मतलब शरीयत, मैं कोई नहीं माफ़ी मंगनी, किते को माफ़ी मंगा ਤੁਹਾਡੇ को। ये उस ज़माने में उसने ओपनली वो जो उस वक्त पीर शीर थे छाए हुए, तो उन्होंने कहा कोई माफ़ी वाला सवाल कोई नहीं, मैंने बात ही ऐसी कोई नहीं की। वरना जिस पे मर्जी ये रख देते हैं। आपका वो जो बाइज़्ज़त और बावकार सियासतदान, वो अब आपको ढूंढने से नहीं मिलता। और दूसरा मसला आपके सियासतदान का ये है कि वो आज खिदमत के मैदान में कूद कर अगले हफ्ते, अगले महीने या मैक्सिमम अगले साल अपना रिज़ल्ट मांगता है, और वो पे बैक गारंटी के साथ आता है आपकी खिदमत करने के लिए। और उसको भी ये पता है कि जिस हलके की कुल आबादी समझें कि 1.5 करोड़ है, और उसमें से आप जो टोटल वोट कास्ट हो रहा है वो 1.5 लाख पड़ रहा हो, चलें अगर मसलन 20 लाख में से भी अगर 1.5 लाख वोट पड़ा है या 20 लाख में से 1 लाख वोट पड़ा है, तो वो 22 करोड़ का नुमाइंदा वो कहां से हो गया? उस 1 लाख में से भी वो आपस में स्प्लिट होंगे, उनकी वो मुख्तलिफ शक्लें बनेंगी और 700-800 वोट की वजह से वो ऊपर आ जाएगा। और इतना कैरेक्टर इनका है नहीं कि ये सोच के मैदान में उतरें या असेंबली में जाएं कि जनाब इलेक्शन लड़ने तक तो हमारे इख्तलाफात थे, लेकिन जिस हल्के से मैंने इलेक्शन लड़ के अब मैं मुंतखब हो गया हूं, अब मैं वहां के अपनी पार्टी के वोटर का नहीं, अब मैं उन सारे इंसानों की खिदमत का जिम्मेदार भी हूं और नुमाइंदा भी हूं। आप दयानतदारी से इनका जायज़ा लेते हुए आएं और फिर बताएं कि कोई एक हलके का आपको जो मेंबर पार्लियामेंट है वो इस कैरेक्टर का नज़र आता है कि वो दूसरों की जो उसके वोटर नहीं थे, जो सियासी पार्टियों वाले, वो उनके मफाद का भी निगरान अपने आप को समझे। लेकिन जिस वक्त उसी सियासतदान को तकरीर करनी पड़ेगी, वो उस तकरीर में फौरी तौर पर हज़रत उमर की वो मिसाल कोट करेगा कि अगर वो दरिया दजला के किनारे एक कुत्ता भी मर गया तो उसके लिए भी उमर से पूछा जाएगा। बात सुनो, वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा जाएगा, और वो उनका जो खौफ खुदा का लेवल था वो ये था। आप अपने खौफ खुदा के लेवल को तो पहले देखें ना कि वो क्या है। आप दूसरी पार्टी के वोटर या दूसरी अपने हलके में दूसरे सियासी वफादारियों या मजहबी वफादारियों के आम पब्लिक का ख्याल क्या करें, आप अपने वोटर को नहीं पूछते बाद में। और वो असल यानी 20 लाख में से 20,000 या 52,000 या 62,000 जो है वो उसकी बुनियाद पर आप 22 करोड़ का ढोल पीटते हैं। तो आपको ज़रूरत क्या है अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करने की? और दूसरा मसला यह है कि आपको ये ज़रूरत क्या है कि आप अपने वोटर की एजुकेशन के ऊपर काम करें। जो ही आप वो प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे अपने हलके में, पहली बात तो यह है कि आप ये कहेंगे कि अच्छा 5 साल के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। दूसरा मसला ये होगा कि वो 5 साल आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, खिदमत कर रहे होंगे, ऐसी खिदमत जिसके नतीजे में इलेक्शन वाला चस्का ना आपको मिल रहा हो, तो आपकी तरफ से भाड़ में जाए वो खिदमत। आपने कब ऐसी खिदमत कभी की है? आपके मैं मतलब मुअय्यन तौर पर मैं जानता हूं कि आपका जिसने इलेक्शन लड़ना है उनको ये मैंने कहते हुए सुना है कि ओए फौतगियाँ शौतगियाँ तो ध्यान न जाओ, अगों इलेक्शन भी लड़ना है। मतलब ये कि आप किसी के मरने पर भी उसको कैश करवाने के लिए, कल को वोट मांगने के लिए आप वहां उनके अफसोस पे जाते हैं। आप पता नहीं, मतलब जाहिर है मेरा तो अभी जैसे वो मौलवियों की जो बदनीतियों पे बात करते हुए मेरे मुखातिब मौलवी इसलिए नहीं होते कि उनका बिजनेस है, वो क्यों अपनी आप को इस्लाह करेंगे? उन्होंने तो अपनी तब्दील को नहीं करना। उनको फ़ायदा ही इस बात में है कि ये जितने जाहिल रहें, ये जितने मुतनफ़र मिजाज रहेंगे, उतने ही उनकी वो रेट जो है वो उन पर कायम रहेगी। पढ़ा लिखा, सेंसिबल और बावकार इंसान जो है
वो नॉनसेंस और बेवकार मौलवी के पीछे क्यों चलेगा? इसी तरह से अगर आपने अपना वोटर एजुकेट कर दिया, अगर आपने अपनी एजुकेशन का जो पर्सपेक्टिव है वो सीधा कर लिया, और आपने सियाको सबाक जो है वो जमहूरियत का अपने लोगों को बता दिया, और आपने राइट्स और एक्टिविज्म के ऊपर लोगों को वाकई गाइड कर दिया, तो वो आप पे सवाल उठाएंगे। जब वो आप पे सवाल उठाएंगे तो वो आपको डिच अवे भी कर सकते हैं। ये नेशनल लाइब्रेरी में एक तकरीब में आए थे यूसुफ रज़ा गिलानी, ज़ाती तौर पर किस तरह के हैं, कितने के हैं, ठीक है वो बेनज़ीर की गाड़ी ड्राइव किया करते थे, या वो पीपल पार्टी के वो मुल्तान वाली जो उनको आगे से जवाबी धड़ा चाहिए उसके हाशमी साहब के मुकाबले पर, उसमें उन्होंने बड़ा काम किया होगा, या उनके अपने उस हद तक के क्रेडेंशियल्स होंगे। तो वहाँ पर कहीं ऐसे खड़े थे कि जो उनका सिक्योरिटी का अफसर था वो हमारा दोस्त था, तो मैं उसको कंपनी देने के लिए वहाँ पे मौजूद था। तो जब पता चला कि जी वो आके वो बैठने लगे होंगे गाड़ी में, तकरीब ख़त्म हो गई, तो मुझे वो मेरे दोस्त कहते हैं कि गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो वहाँ आप खड़े हो जाओ अगर हाथ मिलाना है तो। तो मैंने कहा कि मैं तुमसे क्यों ना मिला लूँ हाथ, मतलब तुमसे, अगर तुम कहीं से निकल रहे होगे, चलो कल को अल्लाह ताला तुम्हें और बेहतर जगह पे फुटिंग पे ले जाए, तो तुम्हारे साथ तो मैं हाथ मिलाऊंगा कि मेरा तुम्हारा 15-20 साल का ताल्लुक़ है, मेरा तुम्हें कोई लिहाज है, कोई मैंने तुम्हारा मुझे लिहाज है, हमने कहीं बैठ के कुछ इश्यूज़ पे बात की है, कुछ आइडियाज़ डिस्कस किए हैं। आप मुझे ये बताओ कि मैं यूसुफ रज़ा गिलानी के जो आगे लाइन में दोनों तरफ लोग खड़े हुए हैं, उसमें खड़े होके उससे हाथ मिला लूँ, ऐसी क्या बात क्या है उसमें? हाँ, अगर कोई ऐसे लोग हों कि जैसे मतलब वहाँ से यूसुफी साहब बाहर आ रहे होते, तो हम ज़रूर जाके खड़े हो जाते कि यार उन्होंने किसी हिस्से में तो काम किया हुआ है ना। वो जैसे मैंने उस दिन कहा कि मुन्नू भाई हैं, वो अगर अपना मीडिया के या इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर होते तो उनको बंदा मिल भी लेता है जाके कि हाँ उनके अदरवाइज भी कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, लेकिन अब सिर्फ इसलिए कि वो वज़ीर-ए-आज़म है तो वज़ीर-ए-आज़म का हाथ मिला लिया जाएगा। तो ये एक ऐसी मिसाल है, ठीक है हमें तो खैर वो एक साइड पे रखा हुआ तबका समझते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपकी फौतगियों पर सिर्फ वोट के खातिर आता है, जो आपकी शादी की तकरीबात में इसलिए शिरकत करने आता है, उसका ज़ाती तौर पर आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको आपका दर्द नहीं है, उसको आपकी हमदर्दी नहीं है, तो आप उससे फासला पैदा कर लें। आज मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो था वो गर्दिश कर रहा था प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के मुकाबले के लिए जो बाइडन उतरे हुए मैदान में, तो उनकी तरफ से वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कोट करके, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह रसूलुल्लाह बानी इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम किसी बात को गलत देखते हो तो मुमकिन हो तुम्हारे लिए तो उसको अपने हाथ से रोक दो, अगर इसकी तुम्हें इस्तिताअत नहीं है तो अपनी ज़ुबान से रोको, और अगर इसकी भी इस्तिताअत नहीं है तो अपने दिल में तो कम से कम उसको बुरा समझो, यानी पीछे हट जाओ फिर उससे। तो ये अगर वो अमेरिका में बैठे हुए सदारती इलेक्शन की अपनी कैंपेन के लिए उसको इस उसूल का पता है, तो आप पहले नंबर पर तो ये है ना कि आप उसकी कैंपेन का हिस्सा ना बने, फिज़िकल प्रेजेंस छोड़ दें उसकी, और अगर वो आपको तौफीक नहीं है तो जहाँ कहीं उससे मुलाकात हो उसको बता ही दें कि ये आप जनाब ये आपने अच्छा नहीं किया था, और अगर उसकी भी तौफीक नहीं है तो फिर कम से कम जहाँ से वो गुजर रहा हो उसको जाके टाटा करने और हाथ हिलाने और उसके साथ हाथ मिलाने का शौक़ तो दिल में ना पाले ना, पता तो आपको है इनके करतूतों का। इस तरह जिस वक्त आपका आम आदमी और आपके आम दानिश्वर सोचने वाले वो ये डिसाइड कर लेंगे कि मरन हम नहीं लगे, मरने हम कोई नहीं लगे, हम इधर ही हैं, ये मुल्क हमारे पास ही है, इन्होंने हमारे सरों पे सवारी करनी है, चाहे वो मजहबी रहनुमा हों चाहे वो सियासी रहनुमा हों। और अगली बात कि ये जब मजहबी और सियासी आपके ऊपर काठी डाल लेते हैं तो इनके ऊपर अगर काठी डालने वाला आगे से कोई निकल आया
तो फिर आप कहते हैं जी फौजी जमहूरियत नहीं चलने देते। ये है ना जमहूरियत, यानी जहाँ पे 20 लाख वोटर है उसमें से 52,000 के वोट लेके तो वो 20 लाख के हल्के का मुंतखब नुमाइंदा और ग्रेटर पिक्चर ऑफ पाकिस्तान में वो 22 करोड़ पे बात करने लग गया। तो वो उनका वहां आपके लेवल पे दाव लगा था, वो आपको उल्लू बना के चले गए। तो जिनकी गर्दन वो कोई और ऊपर दबोचने वाला है उन्होंने उसको बना लिया। ना जमहूरियत और उसूल परस्ती नीचे थी ना ऊपर है। ये तो जमीन से उठा के आपको जड़ों से लेके तो ऊपरली शाखों तक मुसलसल और एक मुत्तहिद किस्म की मेहनत के नतीजे में आप वो मुआशरा, वो सोच, वो एटिकेट्स, वो रवैये पहले कायम करेंगे, फिर आप 22 करोड़ की बात करेंगे, उसके बगैर नहीं। ताज़ा तरीन एक्टिविटी इन्होंने ये की है कि वो परवेज़ इलाही साहब अब फिर प्राइड ले रहे हैं इस बात पर कि जी आइंदा जो किताबें छपेंगी उसके ऊपर उन्होंने एक तफसील बना दी है कि ये पाबंदियाँ उस पर, एक सेंसर की मज़ीद असेंबली बैक्ड किस्म की शक्ल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। अपनी तरफ से ये खिदमत इस्लाम है, लेकिन होना क्या है कि जो जैसे किसी ने बात कर दी है या करनी है, या हूद भाई डॉक्टर परवेज़ हूद भाई ने कोई बात अपनी सारी ज़िंदगी का निचोड़ पेश करना है तो वो पब्लिशर को इजाज़त नहीं होगी कि वो उसको छाप सके। इसके साथ पैरेलल यूट्यूब पे पाबंदी की भी सुनी है कि जी वो अदालत चाहती है, सुप्रीम कोर्ट चाहती है। दुनिया भर में तो अदालतें जो हैं या वो बने हुए कानून की तशरीह की मजाज होती हैं, वो कानून साजी की मजाज नहीं होती, वो पार्लियामेंट का काम होता है। लेकिन अब तो यही है कि जिसका जहाँ पर वो एक रस्से में गिरा लगी हुई है तो जिसके कहने पे जिसके गर्दन में वो पूरी आ गई उसको फांसी दे दो, उससे आपकी रेट एस्टेब्लिश हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी। लेकिन अंग्रेज़ी में एक जुमला है, वो कहते हैं विनिंग द आर्गूमेंट एंड लूजिंग द केस। आप जगह जगह अपने पैटी आर्गूमेंट को विन करने के लिए मुल्क की ग्रेटर काज और पब्लिक का ग्रेटर केस जो है वो लूज़ करते जा रहे हैं। कोशिश कर लें कि ऐसा आप ख़ुद इसमें से स्टेप बैक कर लें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ऐसा करके आप सोशियो पॉलिटिकली कामयाब हो जाएंगे और ये रियासत और ये मुल्क जो है वो कोई आसमान की बुलंदियों को छूने लगेगा, जनाब ये मुमकिन नहीं है। ये कुछ भी नहीं होगा आपसे। आप जिस तरह पहले बाज़ वक्ती मफाद के साथ जुड़े हुए गलत फ़ैसले करने के नतीजे में अब वो फ़ैसले आपके गले को आए हुए हैं, अब वो फंदा बन चुके हैं। और जो उस वक्त नहीं बोले थे आपके सहाफ़ी, वो अब बिलबिला रहे हैं कि हमारी आज़ादियाँ जो हैं वो सलब हो गई हैं। इस वक्त जो चुप हैं वो जिस वक्त ये तालिबान वाले अंदाज में दाढ़ियों के डिज़ाइन पे आपको जूते मारे जा रहे होंगे और कोड़े मारे जा रहे होंगे बात बात पर, वो उस वक्त बिलबिलाएंगे। लेकिन एक और मसला है कि आप हैं एक एटॉमिक पावर और आपकी एक जियोपॉलिटिकल हैसियत भी है इस मुल्क की, पाकिस्तान की, और आप में वो 22 करोड़ की तादाद में इंसान तो बसते हैं, चाहे आप उनके नुमाइंदगी का हक रखते हैं या नहीं रखते। उनकी महसूसात और उनका टॉलरेट करने की भी एक हद है, और वहाँ पर आपको वो वाला स्टफ़, उतनी जहालत नहीं दस्तयाब जितनी अफ़गानिस्तान में दस्तयाब थी, और शायद उस तरह की टॉलरेंस भी ना हो। क्यों ना हो उसकी मिसालें मैं आपके सोशल पर्सपेक्टिव में से निकाल के, जो सचमुच में लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं पाकिस्तान के, और मुख्तलिफ तबकात किस तरह रिएक्ट करते हैं, और वो आपका मुंह देख रहे हैं। और जिस दिन उनमें से वो रिएक्ट करने पे आए तो आपको रोकने की ताब भी नहीं होगी, आपको उसको देखने की ताब भी नहीं होगी। आप हैं अभी वक्ती चस्के में पड़े हुए, और आपको अपने मफाद और फौरी तौर पर एनकैश हो जाने वाले मफाद में दिलचस्पी है, लेकिन उसमें आप पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइंदा ज़मानों का बेड़ा किस तरह गर्क कर रहे हैं, इससे आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए आप जिना के पाकिस्तान के दुश्मन हैं। आप पाकिस्तान के सज्जन हैं, पाकिस्तान के आप मुहिब हैं। बनिए पाकिस्तान के विजन वाले जिना का, क्योंकि ये मैं अब अगर कहूँ तो आप तो कहते हैं ना ये
नया नया आया है तो इसलिए हमें हमारे ख़िलाफ़ बात करता है। वो अनवर मकसूद जो आजकल ख़त लिख के सुनाते हैं कि अल्लामा इकबाल ने लिखा मुझे ख़त, गालिब ने लिखा, तो उसमें उन्होंने अल्लामा इकबाल वाले ख़त में लिखा कि वो जिना ने दावत की हुई थी, तो आज हम गए हुए थे जिना के घर जन्नत में, तो वहाँ पर मैंने उन्हें कहा कि मैंने तो ये ख्वाब नहीं देखा था। उन्होंने कहा अल्लामा तुमने ये ख्वाब नहीं देखा था, मैंने भी इस तरह का पाकिस्तान नहीं बनाया था जिस तरह का हो गया है और जिस तरह का ये कर दिया है इन्होंने। तो जनाब ये आप जिना के पाकिस्तान के साथ अगर आपसे वफ़ा होती है तो सर आँखों पर, लेकिन उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको उनका विजन इख्तियार करना पड़ेगा। वो विजन छोड़ के तो ये जुमे की छुट्टियों और बारों पे पाबंदियाँ और ये जो पंजाब असम्बली की करारदादें और 5 निकाती एजेंडे दे के सेंसर और किताबों पे पाबंदियाँ और शुरू में ख़ातमुन नबीयीन और आखिर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्महातुल मोमिनीन, ये इस पे अहले तशय्युअ जो हैं उनका अपना रिएक्शन आ चुका है। वो भी कल मैं उसकी तफसील लेके आऊँगा और आपको बता दूँगा कि आपकी प्रैक्टिस हुई थी अहमदियों पर और अहमदियों को उसको सब्र और बर्दाश्त करने और करवाने वाला एक सिस्टम मौजूद था। अब आप जिस तरफ बढ़ रहे हैं ना कि वो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला पाकिस्तान, शिया उसके लिए तैयार नहीं है। और आपकी नेट प्रैक्टिस हुई थी अहमदियों पर, आपकी नेट प्रैक्टिस शियों पर नहीं हुई। तो इसलिए खुदा का खौफ करें, जो पहले ही बेड़ा गर्क किया, पहले ही जो जुल्म हो चुका है वो बहुत ज़्यादा था। अब ये तजर्बे और वोट बैंक और सुन्नी वोट बैंक और अक्सरियती वोट बैंक के चक्कर में पड़ के तो आप बहुत आग से खेलने लगे हैं। इससे बाज आएँ, इसका अभी एहतियात वक्त है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अब परवेज़ जिलाई से किसी एहतियात की कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि वो जिस दिन वो उस करारदाद में वो मौलवी को बोलने पे लगा के और माइक दे के, तो उसके बाद वो एक इंतहाई छिछोरे लेवल पर कह रहे थे ना, ये शरारत तुसां कीती सी। उसके बाद उनका जो एक बचा खुचा वकार था, पिछला टेन्योर एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने अच्छा गुजारा था, लेकिन ये हरकतें अच्छी नहीं हैं। अल्लाह है जो इनको कोई अक्ल और समझ दे दे, लेकिन अभी सियासतदानों पर बात होने की ज़रूरत है। ये दूध के धुले हुए होते तो इस वक्त पाकिस्तान कहीं और होता, किसी और लेवल पर पहुंच चुका होता। ये दूध के धुले हुए होते, किसी मिलिट्री को इनके ऊपर मिल्ट एब्लिशमेंट बनाने की और उसको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं होनी थी। आपका कैरेक्टर और आपका वकार है जो रास्ते देता है या रास्ते बंद करता है। इस वक्त पिछले 40 साल की आपकी पॉलिटिकल जनरेशन जो हैं उनके पास वो वकार नहीं है। पहले वो वकार वापस लेना पड़ेगा आपको, पहले कैपेसिटेट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आएगी बारी फ़ौज की। फ़ौज के साथ भी बातें होने वाली हैं, लेकिन उनको करने के लिए एक फुटिंग और पेडेस्टल चाहिए। आप उस पेडेस्टल पर नहीं हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे और अभी तारीख़ को मसख़ होने से कैसे बचाना है, किस तरह की गुफ्तगू जो है वो आगे लाने की ज़रूरत है, किस तरह फैक्ट शीट्स पेश करने की ज़रूरत है, इस हवाले से अगले प्रोग्राम में आपसे बात होगी। अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।